Hello students, here Mukesh Kumar from Physics Study Point आरा। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स स्टडी पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग फिजिक्स सीख रहे हैं। मुझे एक मौका मिला है आप लोग को सिखाने का। तो अभी हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग लेक्चर 5 करेंगे। 4 लेक्चर हमने कर लिया है और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ओम के नियम का, ओम्स लॉ का, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विथ हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग की सहायता से हम लोग ओम के नियम को कैसे निगमन करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछला वीडियो, तो आप देखे थे एक रिलेशन आया था V विभवांतर और धारा। एक रिलेशन आया था V इक्वल टू ml बाई NE स्क्वायर ए टाउ। अब यही आपका ओम का नियम है। कैसे, ये कहां से आया है? तो ये अनुगमन वेग की सहायता से आया है। एक्चुअली में 10th क्लास में आप लोग बस 2 लाइन का डेफिनेशन याद कर लेते, जो मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लेंगे, आगे आप वहां आएंगे। लेकिन वो आता कहां से है, कैसे हम लोग अनुगमन वेग की सहायता से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से उस फॉर्मूला तक पहुंचे हैं। तो हमने देखा था क्या लिए थे, एक चालक लिए थे, कंडक्टर। उसकी लंबाई L थी, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, और उसको एक विभवांतर से जोड़ दिए थे V। इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही थी I। यही था ना हमारा पिछला लेक्चर। तो हम देख रहे हैं, और m जो था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया था V इक्वल टू ml बाई NE स्क्वायर ए टाउ इंटू I, इसमें आप देखेंगे m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है, चालक की लंबाई, N क्या है, स्मॉल n, प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और टाउ एक नया वर्ड है आप लोग के लिए, श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल के बारे में हमने बताया था आपको कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चालक में प्रवाहित होता है, अनुगमन वेग से चलता है, तो वो आपस में या चालक के दीवारों के साथ टकराता है, टकराते हुए चलता है। यहाँ से चला, यहाँ टकराया, फिर यहाँ, फिर वहाँ। तो 2 टक्करों के बीच का जो समय होता है, जो औसत समय होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो औसत समय होगा उसी को हम लोग टाउ कहते हैं, श्रांति काल। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम इस चालक की भौतिक स्थिति को न बदलें, मतलब इसकी लंबाई नहीं बदलें, इसका क्षेत्रफल नहीं बदलें, इसका तापमान नहीं बदलें, तो ये सारी राशियां m, l, n, e, a, टाउ ये नियत रह जाएंगे किसी दिए गए चालक के लिए। जैसे मान लो लोहे का है, या तांबे का हो, या एल्युमिनियम का हो, या सिल्वर का हो, किसी एक पदार्थ का ही होगा, ठीक है। तो किसी एक पदार्थ, दिए गए पदार्थ के लिए ये सब नियत रहेगा। इसको हमने कहा था ये R है। हमने यहाँ लिखा है अचर ताप पर किसी चालक के लिए m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, L हमने लंबाई नहीं बदला, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नहीं बदलेगी, ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग होगी। तांबे में 100 होगा, हो सकता है, चांदी में 150 हो सकता है, सोने में 200 हो सकता है, लोहे में 50 हो सकता है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होगा। E ये तो सबके लिए वही होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। A इसका क्षेत्रफल, ये कितना मोटा है, एक बार हमने ले लिया तो इसकी मोटाई बदलेगी नहीं, हालांकि इसकी मोटाई बदल सकते हैं, आगे बात करेंगे। टाउ, अगर तापमान बदलता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस एक ही गति से चलेंगे और उनके टक्करों के बीच का समय भी नहीं बदलेगा। तो हमने लिखा है
अचर ताप पर किसी चालक के लिए ml/ne² a टाउ नियत रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। किसी प्रतिरोध के लिए नियत रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया V = RI। आर जब नियत है तो नियतांक को हटाते हैं तो समानुपाती चिन्ह देते हैं, तो V समानुपाती I। इसी को आप लोग याद किए हुए हैं 10th क्लास से ही। क्या, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। याद था ना ये आप लोगों को कि अचर ताप पर, अचर ताप की समझ में आ गया ना, ताप अचर नहीं रहेगा तो टाउ बदल जाएगा, टाउ नहीं बदले इसलिए चालक का तापमान क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। तो अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ये V जो हमने दिया है बाहर से, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगर विभवांतर कम है धारा कम होगी, अगर बैटरी 6 वोल्ट की है धारा कम होगी, 12 वोल्ट की होगी तो ज्यादा होगी, और ज्यादा वोल्ट की होगी तो धारा और अधिक होगी, मतलब समानुपाती होगा। जैसे जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा बढ़ेगी। यही आपका ओम का नियम है। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो दो चर राशियां हैं, विभवांतर भी चर, धारा भी चर। तो दो चर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको दो अक्ष चाहिए। एक्स अक्ष पर हमने विभवांतर लिया, वाई अक्ष पे धारा ले लिए, ठीक है। जिस अनुपात में धारा बढ़ रहा है उस अनुपात में विभवांतर बढ़ रहा है, उसी अनुपात में धारा बढ़ रही है। तो ऐसा ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो कैसा मिलेगा, सरल रेखा। x समानुपाती y अगर हो या कोई भी दो चर राशियां एक दूसरे के समानुपाती हो, उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। अगर सरल रेखा नहीं मिलता है तो कहेंगे कि ओम का नियम लागू नहीं है। हालांकि हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम विभवांतर बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा विभवांतर बढ़ा देंगे तो उसमें हीट उत्पन्न होने लगेगा, उष्मा उत्पन्न होगी, तो टाउ जो है कम हो जाएगा। जब कोई पदार्थ गर्म होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है तेज चलने लगेंगे, तेज चलेंगे तो श्रांति काल जो था, अब टकराने में जल्दी टकराएंगे तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टाउ कम होगा तो आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब आर अब नियत नहीं रह जाएगा, कब, कुछ खास विभवांतर के बाद। तो इसलिए V समानुपाती I कुछ एक लिमिट के विभवांतर तक ही समानुपाती होता है, उसके बाद ग्राफ ऐसा हो जाता है। यहाँ के बाद ओम का नियम लागू नहीं हो पाता, उसको बाद में बात करेंगे। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर ताप अचर रहे तो विभवांतर और धारा का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा। ये आपको ओम का नियम है, ठीक है। हम ओम के नियम को क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या ऐसे भी याद कर सकते हैं, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V एवं उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात हमेशा नियत रहता है। मतलब इसको लिख सकते हो यहाँ से, इसको अगर लिखना चाहो तो V/I = R। R क्या है, तो नियत है। इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं क्या, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक। ये आपको ओम का नियम है, इसको आप याद रखेंगे, 2 नंबर में पूछता है। और पिछले लेक्चर में हमने ओम का नियम रिड्यूस किया था कहां से, अनुगमन वेग की सहायता से। ही आपका ओम का नियम का बड़ा विस्तृत फॉर्मूला है। ये कहां से आया था, अनुगमन वेग की सहायता से, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक नया पद मिला, आर। आर क्या मिला, किसी चालक के लिए नियतांक मिला। अगर लोहे का होगा तो उसका आर का मान 1 होगा, चांदी का होगा तो अलग होगा, कॉपर का होगा तो अलग होगा, ठीक है। इसी को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं वहां पर। तो प्रतिरोध शाब्दिक अर्थ समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि विरोध, किसी चीज का अपोज करना। तो चालक किसका अपोज करेगा,
चालक में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का अपोज करेगा। चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह का अपोज करता है, विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ लिखा है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता क्या है, तो याद रखेंगे किसी चालक द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। समझ रहे हैं ना, आप खाली जगह में चलोगे तो आपको बाधा कम मिलेगी, भीड़ भाड़ में चलोगे तो बाधा ज्यादा मिलेगी, आपका स्पीड कम हो जाएगा। उत्पन्न बाधा वैद्युत प्रतिरोध, बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या हुआ, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रवाह के दौरान उसको बाधा मिल रहा है। कौन बाधा दे रहा है, चालक दे रहा है, वह उसका गुण है। हर चालक का अलग अलग गुण होगा, मतलब अलग अलग तरह से बाधा उत्पन्न करेगा, कोई कम उत्पन्न करेगा, कोई ज्यादा उत्पन्न करेगा। किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा आसानी से बहेगी। जैसे आप चल रहे हैं, खाली जगह में चल रहे हैं, आपको चलना आसान होगा। अगर भीड़ भाड़ में चल रहे हैं तो आपका चलना मुश्किल होगा। तो जितना जिस पदार्थ का प्रतिरोध होगा उसमें धारा उतनी ही कम होगी। तो प्रतिरोध क्या हुआ, चालक का एक गुण हुआ। कैसा गुण, जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। हमने लिखा है यहाँ पर, याद रखेंगे, किसी चालक द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रवाह में उत्पन्न बाधा, जब धारा प्रवाह करेगा उसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है किसके द्वारा, चालक के द्वारा, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं, यहाँ लिखा है आर से सूचित करते हैं। और हमने यहाँ लिखा भी है, अचर ताप पर किसी चालक के लिए आर जो होता है ml/ne² ए टाउ नियत रहता है। लोहे का तार है तो उसका प्रतिरोध दिया रहेगा, कितना ओम होगा। तांबे का है उसका भी तय रहेगा, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अब अदिश राशि कैसे है, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये अनुपात है विभवांतर का और धारा का। विभवांतर भी कार्य होता है, अदिश राशि, धारा भी कार्य है, अदिश राशि, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगी, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया, एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, और इसका ग्रीक लेटर है, ग्रीक जो लेटर से डिनोट करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं ओम। तो क्या करते हैं, ओमेगा, ओम बोलते हैं इसको, ये ओमेगा को ये डिनोट करता है। एवं विमीय सूत्र ml² T−3 A−। अब विमीय सूत्र कहां से लाएंगे, तो विमीय सूत्र यहां से गिला सकते हैं V/I, या इस फॉर्मूला से गिला सकते हैं। आर का ये फॉर्मूला है ना, यहां से लाइए, देखिए कैसे आता है। इसे आप नोट कर लिए होंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब ये विमीय सूत्र हम ये जो लिखे हैं ये कैसे आया, कहां से आया, आपको मान लो एग्जाम में भूल गए, नहीं याद आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे। तो आपके पास दो फॉर्मूला है, एक तो है R = V/I, यहां से भी निकाल सकते हो, या R = ml/ne² ए टाउ, यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हम बात करते हैं। आपके पास फॉर्मूला है R = ml/ne² ए टाउ। यहां से बीमा लिखने का प्रयास करें आप, और आसानी से लिख लेंगे। कैसे, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या होगा m। l क्या है, चालक की लंबाई, बीमा क्या होगी l। n क्या है, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। केवल संख्या नहीं है, प्रति इकाई आयतन, मतलब संख्या बटा में आयतन है ना, संख्या बटा में आयतन। इसका बीमा लिखना चाहोगे तो संख्या का 1 होगा, और आयतन का कितना होता है L3, मतलब n का बीमा हो गया L−3। समझ रहे हैं, n क्या है, संख्या नहीं है, केवल हम लोग माने हैं प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या बटा में आयतन 1/L3 मतलब L−3।
तो n की बीमा हो गई। अब देखो गलती आप क्या करोगे, n को संख्या मान लोगे और इसका बीमा नहीं लिखोगे। n केवल संख्या नहीं है, कैसी संख्या है, प्रति इकाई आयतन की संख्या है, इसलिए कितना हो जाएगा L इनवर्स 3। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, AT स्क्वायर है, A स्क्वायर T स्क्वायर। यहां पर ये क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर। और टाउ क्या है, श्रांति काल, समय क्या होगा T। इस फॉर्मूला से मैंने बीमा लिख दिया। अब सबको एक साथ करें, L -3 -2 कितना हो जाएगा, ऊपर में m है नीचे में m नहीं है, L देखते हैं, L में कितना होगा, ऊपर कितना है 1, ये ऊपर जाएगा +3, ये ऊपर जाएगा -2, है ना हुआ। L को हम 3 जगह है, एक साथ लीजिए, 1 ऊपर जाएगा +3, ऊपर जाएगा -2, T ऊपर जाएगा -2, ये भी ऊपर जाएगा -1, A ऊपर जाएगा -2, जोड़ते घटाते हैं, M 1 + 3 4 -2 2 L स्क्वायर, -2 -1 -3 L इनवर्स 3 और A इनवर्स यहां से निकाल लेंगे। तो ये जो है अक्सर पूछता है कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, और इतना बड़ा याद रखना तो आसान भी नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, आप भूल जाएंगे। तो क्या करना है, रटना नहीं है, उसको निकालने सीखना है। तो ये फॉर्मूला याद है, इसे निकालिए, या ये नहीं याद है इसे निकालिए। एक फॉर्मूला है V = IR, मतलब R = V/I। अब समस्या ये यहाँ पर ये होगी कि आपको विभवांतर का भी फॉर्मूला याद नहीं होगा, हो सकता है कि विभवांतर का भी फॉर्मूला याद नहीं हो। थोड़ा और नीचे आते हैं, तो विभवांतर क्या होता है, W/Q वर्क बाई चार्ज, ठीक है, इनटू I। अब इससे निकालिए, कार्य का तो याद होगा ना, कार्य की बीमा तो याद होगी, क्या होता है mL² T इनवर्स 2 बाई चार्ज AT और धारा A। I क्या है, धारा, इसे निकालो, कितना आ जाएगा, M L ऊपर में है केवल L², ये ऊपर जाएगा 1 है तो -1 हो जाएगा, T इनवर्स 3 A स्क्वायर A इनवर्स 2। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, बीमा निकालने जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के बीमा याद है, 10-20 और याद है, तो आप बाकी सारी क्वांटिटीज का विमीय सूत्र लिख सकते हो। अब यहाँ पर कार्य का नहीं याद होता तो और तोड़ देते, बल गुणे विस्थापन, वहां से निकल जाता। बल का भी नहीं याद होता तो और तोड़ देते, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो कम से कम बल का, ऊर्जा का, कार्य का, इसका बीमा आपको याद होनी चाहिए। 5-10 याद कर लीजिए, 11वीं क्लास में पढ़े आप लोग, और बाकी राशियों का जो लग रहा है कि नहीं याद हो पा रहा है उसको निकालना सीख लें, ठीक है। तो हमने प्रतिरोध के यहाँ पर बीमा निकाला 2 तरीके से, एक फॉर्मूला हमारे पास ये था और दूसरा फॉर्मूला ये है। दोनों फॉर्मूला से निकालेंगे, किसी से आप निकालेंगे बीमा आपको वही आएगी, ठीक है। तो हमने पहला टॉपिक क्या देखा, ओम का नियम। ओम का नियम कहाँ से निकाला गया, अनुगमन वेग से, ठीक है। क्या आया, V = I। हमने क्या उसको लिखा, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। या ऐसे भी कह सकते हो, अचर ताप पर, अचर ताप की समझ में आ रहा है ना, नहीं तो टाउ बदल जाएगा तो R पर कमन नियत नहीं रह जाएगा। अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक टर्म मिला R। हमने देखा कि R जो है किसी चालक के लिए नियत रहेगा और वह गुण है उसका, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। वो क्या करता है, तो किसी चालक का होता है और करता क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। जब धारा बढ़ने का प्रयास करेगी उसको रोकेगा,
हमने लिखा है किसी चालक द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कैसे लिखते हैं? आर से। और हमने अभी यहां पर लिखा ये अचर ताप पर नियत रहता है, अचर ताप पर नियत रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। कैसी राशि है? अदिश राशि। मात्रा क्या होता है? ओम, ओमेगा से लिखते हैं। एवं विनिष्ठ क्या होता है? ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। चलिए एक और टर्म, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। यहां आते हैं, एक और पद परिभाषित करते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। अब ये क्या है? तो हमको एक फॉर्मूला मिला है, ये सब एक दूसरे से जोड़ते जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, सब एक दूसरे का ही है। हमने लिखा, अभी हम पढ़ें क्या? ये जो नियत ताप के लिए अचर ताप के लिए नियत रहता है, नियत या अचर ताप कह लो। अचर ताप पर किसी चालक के लिए ml R बराबर ml बाई NE स्क्वायर ए टाउ, ये नियत रहेगा। लेकिन जैसे मान लो ये लोहे का है या तांबे का है, तापमान नहीं बढ़ाएंगे तो इसमें जो टाउ है श्रांति काल वो नहीं बदलेगी। लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं, इसको खींचे लंबा जोर से, क्या होगा? द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी। क्या बदल जाएगी? इसकी लंबाई बदल जाएगी। L 1 मीटर का था 1.5 मीटर का हो गया, तो क्या इतना ही मोटा रहेगा? किसी चीज को, इसे आटा ही ले लो, आटा मोटा हो उसको खींचो, पतला हो जाएगा। लंबाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, गूथा हुआ आटा हो तो जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ए क्षेत्रफल भी बदलेगा। मतलब दो चीजें बदल सकती है, इसमें दो चीजें बदल सकती है, एल और ए। हमने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। m बाई एन ई स्क्वायर ए, सॉरी m बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। अब ये जो टर्म है ना, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये कभी नहीं बदलेगा किसी चालक के लिए, ठीक है? तापमान नहीं बदलेगा तो ये बदल सकता है, लंबाई से बदल सकता है। यही जो टर्म है इसी को हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो, वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है? क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोधकता। ये कब बदलेगा? पदार्थ बदलने से बदलेगा। अगर लोहे का है तो इसका रो कम होगा, तांबे का होगा तो रो कुछ और होगा, सिल्वर का होगा तो रो कुछ बदल जाएगा। मतलब ये बदलेगा कब? प्रतिरोध का पदार्थ बदलने से। जिस पदार्थ का प्रतिरोध बना हुआ है उसको बदलेंगे तब रो का मान बदलेगा। ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोधकता। वो चालक का प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोधकता भी कह सकते हो, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा चालक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, L 1 मीटर हो और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर है, मोटा तार हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो R बराबर 1/1, जिससे हम लिख सकते हैं इसको R इक्वल टू रो 1/1। क्षेत्रफल, लंबाई भी 1, क्षेत्रफल भी 1, ये कट जाएगा तो क्या बचा? R बराबर रो। मतलब विद्युत प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोध के बराबर होगी। कब? जब किसी चालक की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर हो, दोनों बराबर हो, उस स्थिति में प्रतिरोधकता जो होगी प्रतिरोध के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक है? या एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये तो मैथमेटिकली हुआ, उसको फिजिकली उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर कोई चालक है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया, विद्युत क्षेत्र हमने जोड़ा, या कह लो कि बैटरी से जोड़े, हम शुरू से पढ़ते आए हैं
जैसे भी विभवांतर देंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो धारा होगी, धारा होगी तो धारा घनत्व भी होगा। तो जो प्रतिरोधकता है दो राशियों का अनुपात है, किसका किसका, किसी चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और उसके अंदर के धारा घनत्व। ठीक है, तो लिख सकते हैं किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E एवं धारा घनत्व J के अनुपात को विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E एवं विद्युत धारा घनत्व J के अनुपात को चालकता कहते हैं। कैसे लिखते हैं, रो से, रो इक्वल टू E बाई J। ठीक है, अब रही बात इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यहां से निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, RA बाई L। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के पॉज करके आप नोट कर लेंगे। मात्रक क्या होगा, मात्रक यहां से निकाल सकते हो, अभी तो हम जस्ट बताएं आपको कि फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मात्रक आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, R प्रतिरोध, मात्रक क्या होगा ओम, A क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, L लंबाई मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो वो इक्वल क्या हो गया, मतलब वैद्युत प्रतिरोधकता, लिखो प्रतिरोधकता ही लिखो ना, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। विमीय सूत्र क्या होगा, एवं विमीय सूत्र निकाल लीजिए इसी फॉर्मूला से। आर का निकाल चुके हैं हम लोग, क्या m l स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 2 इंटू A L स्क्वायर बटा में L, लंबाई एक L से कट जाएगा, L स्क्वायर और L एक बचा है इसमें, L क्यूब हो जाएगा, ये हो गया आपको m l क्यूब T इनवर्स 3 A इनवर्स 2, इसका भी निश्चित हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, तीन चीजें देखी, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और पहला वाला भी जो है पिछले वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ है, अनुगमन वेग से। अनुगमन वेग की सहायता से हमने ओम का नियम लिखा। ठीक है, ओम के नियम में हमको एक नियतांक मिला। कैसा नियतांक, विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होगा, किसके लिए, किसी चालक के लिए, उसको क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का हमने डिफाइन किया, उसका मात्रक लिखा और उसकी बीमा लिखी। एक और बात हम लिखे क्या, वैद्युत प्रतिरोधकता, इसको हमने डिफाइन किया इसकी सहायता से, प्रतिरोध की सहायता से। ये जो m बाई एम ए स्क्वायर टाउ है, ये किसी परिस्थिति में नहीं बदलेगा, तापमान अचर हो तो। कब बदलेगा, लंबाई, क्वेश्चन में बनाया हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किसी चालक की लंबाई को दुगना कर दिया गया, हम देखेंगे प्रतिरोध बदलता है लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ही जो है आपका क्या है, साफ हो गया है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या मिला था आपको, यही ना है आपको प्रतिरोधकता, रो इक्वल टू m बाई एम ए स्क्वायर टाउ। आपसे सवाल पूछे कि तार को खींच के लंबा कर दिया गया, मोटा कर दिया गया, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तार की लंबाई को दुगना कर दिया गया, प्रतिरोधकता क्या होगी, तार की लंबाई को मोटाई को 4 गुना कर दिया गया, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो कोई बदलाव नहीं होगा। आप एक ही बात बताएंगे, चूंकि प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। क्या इसमें लंबाई और क्षेत्रफल, इस पद में तो लंबाई क्षेत्रफल है ही नहीं,
तो प्रतिरोधकता तार की लंबाई पर या उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ऐसे ऑब्जेक्टिव में, इस चालक की लंबाई को दुगना कर दिया गया, उसकी प्रतिरोधकता 4 गुना हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, इधर नोट कर लीजिए। और हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पर नोट कर लीजिए। हम चर्चा कर रहे थे कि अभी और 2 पद पढ़ेंगे हम लोग, इन टॉपिक से जुड़ा हुआ जो पहले पढ़े हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोधकता। अब जो 2 नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 2 नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं, इनसे जुड़ा हुआ ही है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। से विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल उल्टा जो होगा, व्युत्क्रम जो होगा, उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहेंगे। प्रतिरोध क्या करता है? रोकता है। रेसिस्टेंस क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। कंडक्टेंस क्या करेगा? उसको कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो दूसरे का उल्टा है। तो 2 टर्म पढ़ेंगे, वैद्युत चालकत्व और वैद्युत चालकता। ये चालकता है, सॉरी चालकत्व तो ये चालकता है। जो प्रतिरोध का उल्टा होगा वैद्युत चालकत्व, जो प्रतिरोधकता का उल्टा होगा चालकता। प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व। मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। और सबसे पहले लिख लेंगे क्या? किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/में को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे G कैसे सूचित करते हैं? G से, G = 1/R। बस कुछ नहीं। प्रतिरोध के उल्टा को चालकत्व कहेंगे, रेसिस्टेंस के उल्टा को, व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, G इसे लिखते हैं और G = 1/R। अब मात्रक को बीमा देख लेते हैं। तो जो मात्रक प्रतिरोध का होता है उसका व्युत्क्रम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसका क्या होगा? ओम इनवर्स। इसलिए एक नया वर्ड आता है, सीमेन। क्या आता है? इसको क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। ठीक है, और विनिमय सूत्र क्या होगा? तो जो प्रतिरोध का था उसका उल्टा कर देंगे। प्रतिरोध क्या है? याद है? mL² A 1/3 A 1/2, यही आता है ना। सब उल्टा हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m प्लस में है m इनवर्स, l प्लस में है l इनवर्स 2, t माइनस में है t3, a माइनस में है a²। हो गया। वैसे इसको देख लेते हैं, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता। किसी वैद्युत चालक के पदार्थ, और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता किसकी होती है? किसका गुण है? प्रतिरोध चालक का गुण है। प्रतिरोध जो है चालक का गुण है और प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो किसी वैद्युत चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होगा उसकी चालकता का मैंने लिखा है यहाँ पर, किसी वैद्युत चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? सिग्मा से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिग्मा से सूचित करते हैं। और सिग्मा इक्वल क्या होगा? 1/ρ। मात्रा क्या होगा? तो रो का मात्रा क्या था? ओम मीटर आया था ना, ओम मीटर। ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ओम इनवर्स क्या कहते हैं? सीमेन। ओम इनवर्स क्या कहेंगे? सीमेन इंटू मीटर इनवर्स। सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स। विनिमय सूत्र क्या होगा? तो जो रो का विनिमय सूत्र था ये 1/, है, समझ रहे हैं ना।
यहाँ पर भी क्या होगा 1 बाई रो का क्या आया था याद है, केवल एक एल में पड़ गया था ना, जो प्रतिरोध का था उसमें से एक बढ़ गया, एल क्यूब हो गया था। ठीक है, क्योंकि रो जो होता है क्या होता है, आर इक्वल टू पढ़े थे रो एल बाई ए, रो क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। इसमें 2 एल है इसलिए एक एल कट जाएगा तो एल से गुना हो जाएगा आर इंटू एल। तो जो प्रतिरोध का होगा उसमें केवल लंबाई से गुना कर देंगे, किसका मिल जाएगा प्रतिरोधकता का मिल जाएगा, और 1 बटा कर देंगे तो चालकता का मिल जाएगा। समझ रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध का अगर आपने निकाल लिया किसी तरह से तो प्रतिरोधकता का मिल जाएगा, कैसे एल क्यूब कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। प्रतिरोध का मिल गया तो चालकत्व का मिल गया, 1 बटा कर देंगे तो इसमें एल से गुणा कर देंगे, किसका मिल जाएगा प्रतिरोधकता का मिल जाएगा, और प्रतिरोधकता वाले को 1 बटा कर देंगे एम एल क्यूब ए इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, तो किसका मिल जाएगा चालकता का मिल जाएगा। तो चालकता का सूत्र क्या होगा एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी क्यूब ए स्क्वायर। ये सब चीजें रटने की नहीं है, ये सब याद रखिए, मतलब समझने का प्रयास करें और निकालना सीखिए आप लोग। ठीक है, तो ये हमने 4 टॉपिक पढ़ा और एक ओम का नियम देखा। अब देखिए इस टॉपिक से आता क्या है, क्वेश्चन क्या आता है। तो मात्रक पूछ सकता है, बीमा पूछ सकता है, मात्रक अक्सर प्रतिरोध का पूछता है, बीमा मात्रक तो ज्यादा से नहीं पूछेगा, बीमा पूछेगा। मात्रक तो सब लोग जानते हैं, बीमा पूछता है, लंबा चौड़ा है, याद करना मुश्किल होता है बच्चों, गलती कर देते हैं, इसलिए अक्सर बीमा पूछता है। और एक और यहाँ सवाल बनता है कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो हमने फॉर्मूला पढ़ा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो नहीं बदलेगा। जैसे ये चालक है, इसकी लंबाई एल है, क्षेत्रफल ए है, ये बदल सकता है, लंबाई बदल सकती है, क्षेत्रफल बदल सकता है। एक तार है, हमने एक और तार जोड़ दिया, एक तार है, एक तार आगे जोड़ दिए, लंबाई बदल सकते हैं, मोटाई बदल सकते हैं। तो लंबाई और मोटाई 2 तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तार है, इतना है बड़ा, एक और तार जोड़ दिए, लंबाई को दुगना कर दी, एल और एल कर दी, जोड़ने से बढ़ा। एक है एल है, हमने इसको खींच दिया, ये 2l हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें लंबाई दुगनी हो गई, ये भी 2l हो गया, लेकिन मोटाई उतनी ही है जितनी पहले थी। इसमें क्या है, लंबाई दुगनी हो गई लेकिन मोटाई क्या हो गई, आधी हो गई। दोनों केसों में प्रतिरोध जो है अलग अलग तरीके से बदलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो R इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब R समानुपाती एल बाई ए। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। लेकिन लंबाई 2 तरह से बढ़ रही है, एक जोड़ने से और एक खींचने से। दोनों के लिए हमारा अलग अलग फॉर्मूला आएगा, इसको हम लोग आज रहते हैं, लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अक्सर पूछता है कि किस चालक की लंबाई को दुगना कर दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया, प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा। हाँ, 2 बातें हैं, एक चीज हुआ कि लंबाई को जोड़ के बढ़ाया गया या उसको खींच के बढ़ाया गया। जोड़ के बढ़ाने से अंदर क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। एक चालक दूसरा चालक जोड़े, लंबाई बढ़ गई लेकिन द्रव्यमान ही बदल गया। इसमें हमने क्या किया, खींच दिया, तो लंबाई बदल गई लेकिन द्रव्यमान नहीं बदला। तो लंबाई के दुगना होने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्या तब तक क्या हुआ कि क्षेत्रफल भी कम हो गया, ए भी घट गया, तो प्रतिरोध क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लग रहा है कि आपको समानुपाती है कि एल समानुपाती आर समानुपाती एल, लंबाई को दुगना करेंगे प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, दुगना नहीं होगा, 4 गुना होगा। इस केस में दुगना होगा। अगर एल और एल को जोड़ते हैं तो 2 ओम है इसका भी 2 ओम, तो कुल कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। लेकिन इसका 2 ओम है और हमने खींच दिया तो 2 नहीं होगा,
4 दोगुना में मतलब 4 ही नहीं होगा इसका, n स्क्वायर l n स्क्वायर r हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 था, अब कितना ने गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 8, सॉरी 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे इसको, इसके लिए हम लोग एक तरीका पढ़ेंगे, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r, एक फॉर्मूला आएगा। ये कहाँ से आएगा, जो फॉर्मूला है हमारा r इक्वल टू ml बाई एन स्क्वायर ए टाउ, यहाँ से निकालेंगे तो जो फॉर्मूला मिलेगा r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। इस फॉर्मूला की सहायता कहने मतलब ये हुआ कि हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला से आपको दिख रहा है कि r जो है लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार को लंबा करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, तार को मोटा करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। इसलिए देखते हैं आप लोग कि जो 1,32,000 वाला हाई वोल्टेज सप्लाई होता है उसका तार बहुत मोटा होता है, वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और तार गल जाएगा। 33,000 वाला और कम पतला होता है, 11,000 उससे कम पतला होता है। अब मोहल्ले में जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट वाला वो और पतला होता है। ठीक है, तो पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, धारा कम है तो कोई दिक्कत नहीं, हीट कम प्रोड्यूस होगा। धारा ज़्यादा है, पतले तार ज़्यादा धारा प्रवाहित कर देंगे, तार पतला हो धारा ज़्यादा प्रवाहित करते हैं, तार इतना ज़्यादा गर्म होगा तो हीट होके मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि प्रतिरोध जो है लंबाई पर निर्भर करेगा और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। लंबाई 2 तरह से बढ़ा सकते हैं, एक तो जोड़कर और दूसरा खींचकर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए अगले वीडियो में पूरा वीडियो ही होगा। उसमें चूंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ सवाल भी करवाएंगे आप लोग से। आज इतना आते हैं, थैंक यू।